नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं बेबीलोन सीरीज़ के 8वें अध्याय को, जिसका नाम है बेबीलोन का साहूकार। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडेन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं रही थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट में बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया की सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इनसे वो जो चाहे खरीद सकता है, बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वो चाहे। वह इनका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा, तो वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह उन सोने की चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे। कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया। मैथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात तथा दुर्लभ वस्त्रों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा जहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी। वह सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथन एक कालीन पर बैठा दिखाई दिया। मैथन भोजन कर रहा था और एक अश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में सलाह लेना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मामले में मैं क्या करूं। मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से तुम साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूं, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आए। नहीं, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार नहीं लेना चाहता। इसके बजाय मैं आपसे समझदारीपूर्ण सलाह लेना चाहता हूं। सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडेन बाकी सब लोगों से ज्यादा चतुर है, क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मुक्ततापूर्ण खर्चों के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते हैं। बहरहाल, साहूकार से ज्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने अश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए कालीन बिछाओ। वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना, ताकि रोडन को उसे पीने में मजा आए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूं। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें एक उपहार दिया है और उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो। किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भाले पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूं। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे नहीं क्यों नहीं कहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज्यादातर लोगों को मैं नहीं कह देता हूं, परंतु कई बार हां कहना ज्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत ही प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है,
जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है कि अरमान को कभी मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर चुका देगा। मैथन ने कहा, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लाए हो वो बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति भी बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं धन चला ना जाए या कोई चालबाजी करके उसे ले ना जाए। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान आदमी के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादे के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनेवे के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम ये समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है। वह किसान जानवरों के बीच बातें समझ लेता था। वह हर शाम जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके बाड़े के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ, चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, चाहे मेरी गर्दन कितनी ही दुख रही हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते हो। तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बड़ा दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर जोतने आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना, ताकि वह मालिक से जाकर कहें कि तुम बीमार हो और तुम काम नहीं कर सकते हो। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बैल बीमार है और वह जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बैल की जगह खच्चर को बांध दो। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की, परंतु उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह बाड़े में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी और उसके पैर थके थे। उसकी गर्दन भी दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला। खच्चर ने जवाब दिया, और मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते हुए सुन लिया था कि अगर यह सांड दोबारा बीमार पड़ जाए तो इसे कसाई को दे आना। यह ठीक भी रहेगा, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। इससे उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, रोडन? रोडन ने कहा, कहानी अच्छी थी, परंतु मुझे इसमें शिक्षा या सबक जैसा कुछ नहीं दिखा। मुझे लगता भी नहीं था कि तुम्हें दिखेगी, परंतु सबक है और बहुत आसान है। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारा मित्र का बोझ तुम पर ना आ जाए। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। यह बहुत समझदारी भरा सबक है। मैं अपनी बहन के पति का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूं, परंतु मुझे एक बात बताएं, आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं, क्या उधार लेने वाला हमेशा उधार चुका देता है? मैथन बहुत अनुभवी आदमी की तरह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर कर्जदार कर चुका नहीं सकता तो क्या साहूकार उसे कर्ज देगा? साहूकार को सावधानी और समझदारी से यह तय करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा तथा उसका पैसा दोबारा लौट कर आएगा। अगर उसका धन मूर्खतापूर्ण कामों में लगेगा तो उसका मूलधन भी डूब जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा।
मैं तुम्हें अपनी संदूक में रखी निशानियां बताता हूँ। हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है। वह कमरे से एक बड़ा संदूक लेकर आया जिस पर सूअर की लाल खाल चढ़ी थी और उस पर कांसे की आकृति बनी हुई थी। संदूक को फर्श पर रखकर वह उसके सामने बैठ गया। फिर मैं अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा। मैं जिसे भी उधार देता हूँ उससे अपनी इस संदूक के लिए कोई ना कोई निशानी जरूर ले लेता हूँ। वह निशानी तब तक यहाँ रहती है जब तक कि पूरा कर्ज नहीं उतर जाता। जब कर्जदार पूरा कर्ज चुका देता है तो मैं उसे वह निशानी लौटा देता हूँ। बहरहाल अगर वह कर्ज चुका नहीं पाता है तो वह निशानी मुझे हमेशा ये याद दिलाती रहती है कि उस अमुक व्यक्ति को पैसा वापस नहीं देना है। निशानी वाला संदूक मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित कर्जदार वो होते हैं जिनके पास कर्ज की रकम से ज्यादा संपत्ति होती है। उनके पास जमीन, हीरे जवाहरात, ऊंट या अन्य चीजें होती है जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है। मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रत्न दिए जाते हैं जिनका मूल्य कर्ज से कई 100 गुना ज्यादा होता है। बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर कर्ज न चुकाया गया तो वे अपनी जायदाद का एक निश्चित हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। इस तरह के कर्ज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समेत वापस लौट आएगा, क्योंकि कर्ज जायदाद के आधार पर दिया गया है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनके कमाने की क्षमता होती है। वे लोग तुम्हारी तरह के लोग हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या पारिश्रमिक मिलता है। उनके पास आमदनी का एक नियमित साधन होता है। अगर वे ईमानदार हों और उन पर कोई विपत्ति ना आए तो वे कर्ज और सूद दोनों चुका सकते हैं। इस तरह के कर्ज इंसान की मेहनत पर आधारित होते हैं। बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो जायदाद होती है न ही कमाने की विश्वसनीयता की क्षमता होती है। जिंदगी मुश्किल है और कुछ लोग जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इन लोगों को मैं जो कर्ज देता हूँ, भले ही वह 1 रुपए का भी क्यों ना हो, मेरा निशानी वाला संदूक आने वाले समय में मुझे चिढ़ाता रहेगा जब तक कि कर्ज लाने वाले व्यक्ति के साथ उसके अच्छे मित्रों की गारंटी ना हो जो उसे विश्वसनीय मानते हों। मैथन ने संदूक खोला और रोडन आगे उत्सुकता से झुका। संदूक के सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का एक नेक पीस पड़ा था। मैथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कांसे का नेक पीस किसका था और संदूक में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जो मैथन रोडन को बताना चाहता है। तो दोस्तों, अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगला एपिसोड सुनना कब पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।